प्यारे बच्चों, पाकिस्तान एक गंदी हवा है, यह कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाती। इट्स एन इल विंड। पाकिस्तान एक गंदी हवा है, यह कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाती। इट्स एन इल विंड। इस ईडियम का क्या मतलब होता है? पेपर में आया हुआ ईडियम सही है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी ईडियम्स और फ्रेजेस की 7th क्लास है। आज हमारी 7वीं क्लास होने वाली है ईडियम्स और फ्रेजेस की, पार्ट 7। इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस को हम डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण मुहावरों को डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर आए हैं। ये मैंने क्या बात बोली है? पाकिस्तान एक गंदी हवा है और ये कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाती, हमेशा दूसरों के लिए नुकसान ही करती है। इस बात का क्या मतलब है? चलिए प्यारे बच्चों, जानते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आ जाइए। मैं 10 ईडियम्स लिखूंगा, 5 अभी लिखूंगा, 5 इसके बाद में। तो 10 ईडियम्स को हम डिस्कस करेंगे और एक क्लास के अंदर हम 10 ईडियम्स पढ़ते हैं। हमारी सीरीज चल रही है ईडियम्स और फ्रेजेस की। आगे आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों के बाद हमारी सीरीज स्टार्ट होगी जल्दी ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। मैं आपको 300 के आसपास ईडियम्स और फ्रेजेस करवाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी ने पूछे, चाहे वो एचएसएससी ने पूछे। आपके एचटेट, सीटेट, एनडीए, सीडीएस, हर किसी एग्जाम्स में, रेलवेज के अंदर, ठीक है, हर एग्जाम्स के अंदर, प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए ईडियम्स और फ्रेजेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए। चलिए फटाफट से हम पहले ये ईडियम्स लिखते हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। हमारा पार्ट 7th क्लास हमारी ईडियम्स की है और इससे पहले 60 ईडियम्स, 60 ईडियम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैं लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट है शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका क्या मतलब होता है? सेकंड है TEETR, टीटर ऑन द ब्रिंक, BRINK, इसका क्या मतलब होता है? थर्ड इडियम हमारा है टेस्ट द वाटर, टेस्ट द वाटर। एंड फोर्थ हमारा इडियम है प्यारे बच्चों, इट्स एन इल विंड, जो अभी मैंने लिखा, इट्स एन इल विंड। एंड माय डियर स्टूडेंट, फिफ्थ हमारा है यस्टरडेज मैन, यस्टरडेज मैन। ठीक है, इन इडियम्स को हमें डिस्कस करना है हमारी आज की क्लास में। 10 इडियम्स पढ़ेंगे, एक बार मैंने 5 लिखे। शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, शो दिखाना समवन किसी बंदे को, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील होती है एड़ियां, किसी को साफ साफ एड़ियां दिखा देना, इसका क्या मतलब होता है? जूते या चप्पल हाथों में लेकर के भाग जाना, और इस तरीके से भागना कि आप बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हो, किसी आदमी से दूर भागने की कोशिश करना और बहुत तेज, उस टाइम बोला जाता है शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब होगा टू रन अवे, टू रन अवे, या फिर होगा प्यारे बच्चों मूव अवे, टू रन अवे या फिर मूव अवे वेरी फास्ट, टू रन अवे या फिर मूव अवे वेरी फास्ट। बहुत तेजी से भागना किसी आदमी या किसी चीज को देखकर, उसे कहते हैं शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील। एग्जाम्पल लिखूं, मान लो अ थीफ, एक चोर ने, SHOWD, showed the policeman, showed the policeman a clean pair of heel, clean pair of heels। एक चोर ने पुलिस वालों को साफ साफ एड़ियां दिखा दी, मतलब पुलिस वालों को देखते ही चोर क्या हो गया? फरार हो गया। प्यारे बच्चों, क्या हो गया? फरार। तो इसे कहते हैं टू रन अवे या फिर मूव अवे वेरी फास्ट। और इडियम हमारे पास मुहावरा है शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब होता है किसी आदमी, किसी पुलिस वाले या फिर किसी आदमी को देख करके भाग जाना होता है।
और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया और इस एग्जाम्पल में यहां यूज किया गया है इस इडियम का, ठीक है। अ थिप शॉट द पुलिसमैन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड हमारा है टीचर ऑन द ब्रिंक। प्यारे बच्चों ब्रिंक का मतलब होता है झूला, सॉरी ब्रिंक का मतलब होता है प्यारे बच्चों किनारा, सॉरी क्या होता है किनारा, जैसे हम बैंक बोलते हैं, इसका मतलब प्यारे बच्चों किनारा होता है। और TWTR इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों झूला। क्या होता है? झूला। अब किसी बच्चे का झूला समुद्र के किनारे पर चला गया, इसका मतलब खतरनाक स्थिति के बिल्कुल पास पहुंच गया। अगर किसी बच्चे का झूला समुद्र के बिल्कुल किनारे पे चला गया, इसका मतलब खतरनाक स्थिति के बिल्कुल पास पहुंच गया। टीचर ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है टू बी वेरी क्लोज टू अ डेंजरस सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टू बी वेरी क्लोज टू अ डेंजरस सिचुएशन। और ऐसा ही पेपर में लिखा हुआ आएगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा, टीचर ऑन द ब्रिंक होता है किनारे पर झूले का चला जाना, मतलब टू बी वेरी क्लोज टू अ डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति के बिल्कुल पास होना। ओके। थर्ड है टेस्ट द वाटर। वाटर को टेस्ट करना, वाटर की जांच करना, पानी की जांच करना। टेस्ट द वाटर क्या होता है? अभी जब मीडिया पर्संस कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंटरव्यू ले रहे थे, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी से वो संबंध रखते हैं। और जब उनसे मीडिया वालों ने कहा कि आपकी आगे की क्या राय है, आप कांग्रेस में जाओगे, आप कांग्रेस में ही रहोगे या फिर बीजेपी में जाओगे, तो उन्होंने कहा आई एम जस्ट टेस्टिंग द वाटर, मैं अभी पानी को चेक कर रहा हूं। और जब उन्होंने इस ईडीएम का प्रयोग किया तो इसका क्या मतलब था प्यारे बच्चों? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा आई एम स्टिल टेस्टिंग द वाटर, मैं अभी भी पानी की जांच कर रहा हूं, मतलब मैं अभी भी लोगों की राय जान रहा हूं कि मुझे किस साइड जाना है। प्यारे बच्चों लोगों की राय जानना, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना होता है टेस्ट द वाटर। ऐसा बहुत बार पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस, राजनेता बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है डिसाइड पीपल्स ओपिनियंस, डिसाइड पीपल ओपिनियंस और फीलिंग्स, डिसाइड पीपल ओपिनियंस और फीलिंग्स बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन, बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन। प्यारे बच्चों लोगों की ओपिनियंस को जानना, डिसाइड पीपल्स ओपिनियंस, यहां पे आप नो भी लिख सकते हो, जानना, टू नो पीपल ओपिनियंस और फीलिंग्स बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन। आगे कोई एक्शन लेने से पहले लोगों की राय, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है टेस्ट द वाटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, टेस्ट द वाटर। फोर्थ है इट्स एन इल विंड। इसका क्या मतलब होता है? इट्स एन इल विंड, इसी से तो हमने शुरुआत की थी क्लास की। इट्स एन इल विंड, इसका क्या मतलब होता है? इसका पहले मैं मीनिंग लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्यू थिंग्स आर so bad that no one, few things are so bad that no one profits from them, no one profits from them। कुछ चीजें इतनी खराब, इतनी गंदी होती है कि जिनसे कोई भी आदमी लाभ नहीं उठा सकता, उसे कहते हैं गंदी हवा, और इस हवा के अंदर कोई भी सांस नहीं ले सकता। तो इट्स एन इल विंड का मतलब होता है फ्यू थिंग्स आर सो बैड दैट नो वन प्रॉफिट्स फ्रॉम देम, नो वन कैन प्रॉफिट्स फ्रॉम देम, या फिर नो वन प्रॉफिट्स फ्रॉम देम भी बोल सकते हो, कि कोई भी आदमी उनसे लाभ नहीं ले सकता, ये गंदी हवा है। इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान इज एन इल विंड, पाकिस्तान एक गंदी हवा है। इट नेवर हेल्प्स या फिर इट नेवर कोऑपरेट्स एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ये संसार में किसी भी देश की मदद नहीं करता, हमेशा देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यस्टरडेज मैन, और यस्टरडेज मैन का मतलब होता है कल का आदमी। क्या मतलब होगा इसका? मैं कह दूं मुलायम सिंह यादव इज नाउ अ यस्टरडेज मैन, ओम प्रकाश चौटाला इज नाउ अ यस्टरडेज मैन।
इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसा व्यक्ति जिसका जमाना, जिसका अच्छा दौर अब जा चुका है। कभी किसी आदमी की किसी जमाने में किसी वक्त पे तूती बोलती थी, ठीक है, उसका हुक्म माना जाता था, लेकिन आजकल वो यस्टरडेज मैन हो चुका है। तो यस्टरडेज मैन क्या होता है, मैं लिखता हूं, अ मैन whose BRILLIANT, a man whose brilliant career, a man whose brilliant career is finished, FINISHED, whose brilliant career is finished and, या फिर बोल सकते हो past his या her peak, his या फिर हर पीक। पीक का मतलब समझ रहे हो, पीक होता है चोटी, पीक होता है सबसे अच्छा वक्त। जैसे मैं कह दूं कि आजकल ये प्लेयर पीक पे चल रहा है, तो जिस बंदे का पास्ट मतलब बीत गया हो, क्या हिज या हर पीक, किसी व्यक्ति का कोई पीक मतलब अच्छा दौर बीत गया, उसे बोल देंगे यस्टरडेज मैन, जिसका जमाना क्या हो गया है, अब बीत गया है। तो अ मैन हुज ब्रिलियंट कैरियर इज फिनिश और पास हिज या हर पीक। किसी भी एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया मुलायम सिंह यादव, ओम प्रकाश चौटाला, इस टाइप से, जिन्होंने की कभी हुकूमत की हो, राज किया हो, लेकिन आज वो बूढ़े हो चुके हैं और राजनीति में नहीं है, इस टाइप से एक्टिव नहीं है वो, उनका दौर जमाना बीत गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन पांचों को इरेज कर दूं मैं एक बार। शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ फील्ड, क्या होगा, भाग जाना, क्या होगा, भाग जाना, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, किसी को देखकर भागना। टीटर ऑन द ब्रिंक क्या था, झूला किनारे पर आ जाना, मतलब टू बी वेरी क्लोज टू ए डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति के बिल्कुल पास होना। थर्ड क्या था, टेस्ट द वाटर, डिसाइड पीपल्स ओपिनियंस और फीलिंग्स बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन, लोगों की राय जानना। इट्स एन इल विंड, मैंने करवा ही दिया अभी, यह एक खराब हवा है। और यस्टरडेज मैन अभी अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब मैं सिक्स्थ इडियम लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारा सिक्स्थ इडियम क्या रहने वाला है उसे देखते हैं। चलिए, द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ, सिक्स्थ हमारा द वर्ल्ड, संसार, एंड हिज वाइफ, द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ। मैं इस पार्ट 7 को है ना इरेज कर देता हूं यहां से। द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ, इसका क्या मतलब है। सेवंथ हमारा है डांस टू समवन ट्यून, ये आप शायद जानते हो, डांस टू समवन्स ट्यून, TUNE। एट्थ हमारा है डॉग ईट डॉग, डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है, इसका क्या मतलब है। क्रॉस द फ्लोर, क्रॉस द फ्लोर। एंड टेंथ हमारा है नॉट लेट द ग्रास ग्रो, नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। ये हमारे 10 इडियम्स हैं, इन्हें अभी हमें डिस्कस करना है। देखो, सिक्स्थ द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ, संसार और उसकी पत्नी, इसका क्या मतलब होगा। द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ, इसका क्या मतलब होगा, संसार और उसकी पत्नी। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों एवरीवन, प्रत्येक आदमी, या फिर इसे बोला जा सकता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। प्यारे बच्चों एवरीवन या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हर कोई या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों का शामिल होना, उसे कहा जाता है द वर्ल्ड एंड हिज वाइफ। संसार आ गया और उसकी पत्नी आ गई, मतलब हर कोई आ गया, प्रत्येक आदमी, सब कुछ आ गया, तो एवरीवन या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सेवंथ डांस टू समवन ट्यून्स, अरे डांस टू समवन ट्यून्स, नाचना किसी की ट्यून पे, मतलब किसी के इशारों पर नाचना, किसी की उंगली पर किसी के इशारों पर नाचना, मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना, जैसा वो बंदा कह रहा है वैसा ही आप कर रहे हो, वो होता है डांस टू समवन्स ट्यून। इसका आपको ऑप्शन जो पेपर में मिलेगा वो ये मिलेगा, कॉम्प्लाई
comply completely with the demands or wishes, demands and wishes कर दो चाहे आप, demands and comply completely with the demands and wishes of others. दूसरों की मांगों पर दूसरों की इच्छा का कंप्लीटली पूर्णतः, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, पूर्णतः पालन करना किसी की मांगों का, किसी की इच्छाओं का। जैसा दूसरा बंदा कह रहा है वैसा ही आप कर रहे हो, वो होता है डांस टू समवन्स ट्यून। डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, इस इडियम का प्रयोग तब किया जाता है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा, और उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सोचकर कि मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं इसका बुरा कर दूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा। ये होता है डॉग ईट डॉग। एंड टुडेज इरा इज जस्ट लाइक डॉग ईट डॉग। आज का जो इरा है, आज का जो कंपटीशन है वो ऐसा ही है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर डॉग ईट डॉग वाला इडियम चलता है कि कुत्ता कुत्ते को खाता है। मतलब हर कोई रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, अ सिचुएशन ऑफ कंपटीशन, अ सिचुएशन ऑफ फियर्स कंपटीशन। फियर्स होता है भयंकर, खतरनाक, बहुत ज्यादा। मैंने क्या लिखा? अ सिचुएशन ऑफ फियर्स कंपटीशन in which people are willing to harm one another in order to succeed, in order to succeed। ठीक है, मैंने क्या लिखा? अ सिचुएशन ऑफ फियर्स कंपटीशन, एक बहुत भयंकर या फिर बहुत भीषण कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होना, इन विच जिसके अंदर पीपल आर विलिंग, लोग इच्छुक होते हैं, टू हार्म नुकसान पहुंचाने के लिए, वन अनदर एक दूसरे को, इन ऑर्डर टू सक्सीड सफल होने के लिहाज से। जब सफल होने के लिहाज से एक आदमी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाता है किसी कंपटीशन में, उसे कहा जाता है डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। ठीक है, एक यहां पे क्रॉस द फ्लोर है, इसे मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे। एक बार मैं 10th करवा देता हूं आपको, एक बार मैं 10th करवा देता हूं, फिर हम 9th को पढ़ेंगे। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, अपने पांव तले घास को उगने न देना। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, अपने पांव तले घास न उगने देना। मतलब कहीं आप बिल्कुल एक जगह पे कई देर से, काफी सालों से तो नहीं खड़े हो, कहीं आपके पांव तले घास उग जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिला है, उसका अच्छे से यूज करो। कहीं आप उस मौके को जस्ट देखते रह जाओ और खड़े खड़े देखते रहो और आपके पांव तले घास उग जाए। मतलब किसी मौके को, किसी अपॉर्चुनिटी को लेने में देरी मत करो। इसका मतलब क्या होता है? किसी मौके को, किसी अपॉर्चुनिटी को लेने में देरी मत करो। इसका मीनिंग यहां पे लिख रहा हूं, नॉट टू delay in taking an opportunity, is taking an opportunity। Not to delay in taking an opportunity, opportunity होता है मौका, अवसर, चांस। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? चांस भी लिख सकता हूं, CHANC। आपको कोई बहुत अच्छा मौका, कोई बहुत अच्छा चांस मिला है और आप उस चांस और उस अपॉर्चुनिटी को लेने में देरी कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पांव तले घास उग जाएगा। और जब मैं कह दूं अपने पांव तले घास मत उगने दो, इसका मतलब क्या होगा मुहावरे का? नॉट टू डिले इन टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी या फिर अ चांस, किसी मौके को लेने में देरी न करना होता है। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। एक इडियम हमारा रह गया प्यारे बच्चों, क्रॉस द फ्लोर। इसका मतलब मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, 9th का मतलब यहां पे नीचे लिख रहा हूं, क्रॉस द फ्लोर, बल्कि दोबारा लिख देता हूं इसको, क्रॉस द फ्लोर को मैं यहां से 9th को हटा के, ठीक है,
मैं 9th नीचे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 9th, क्रॉस द फ्लोर। और क्रॉस द फ्लोर का मतलब होता है फ्लोर को पार कर जाना, फ्लोर को लांग जाना। ये प्यारे बच्चों पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा किया करते हैं, जब एक पक्ष को छोड़कर के, एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी का फेवर या समर्थन करना पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, उसे कहा जाता है क्रॉस द फ्लोर। क्या कहा जाता है? क्रॉस द फ्लोर। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, बल्कि इसका अगर मैं पहले मीनिंग लिखूं तो ये होगा टू जॉइन अपोजिंग साइड इन पार्लियामेंट। आप ऐसे लिखोगे, टू जॉइन the opposing side in parliament, PARLIAMENT, पार्लियामेंट। संसद के अंदर अपोजिंग साइड को ज्वाइन कर लेना, विपक्षी दलों को ज्वाइन कर लेना, उनका साथ दे देना, होता है क्रॉस द फ्लोर। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, यहां पे मैं लिखूं many politicians have crossed the floor, on the issue of farmers। मैंने एक इडियम्स लिख दिया, सॉरी, इसी इडियम्स का मैंने यूज कर लिया एग्जांपल के अंदर। देखिए मैंने क्या एग्जांपल लिखा, मैनी पॉलिटिशियंस, काफी सारे राजनेताओं ने हैव क्रॉस द फ्लोर को क्रॉस कर दिया है ऑन द इश्यू ऑफ फार्मर्स, किसानों के मुद्दे पे, किसानों के मसले पे। मतलब सरकार में रहते हुए भी कई नेताओं ने, कई राजनेताओं ने एक तरीके से समर्थन किया है किसानों का, सरकार में रहते हुए भी, तो विपक्षी दलों के साथ वो आए हैं, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्रॉस द फ्लोर। क्या कहा जाता है? क्रॉस द फ्लोर। इसी के साथ हमारा पार्ट 7, हमारी 7th क्लास यहीं पे फिनिश होती है इडियम्स की। इसी के साथ हमने 70 इडियम्स, 70 इडियम्स मुहावरे हमने पढ़ लिए। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स को हम डिस्कस करेंगे। आप क्लासेस को प्यारे बच्चों डेली देखते रहिए, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपके लिए फायदा पहुंचाती है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करने से ना चूकें, कमेंट जरूर करें, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा और काफी अच्छा इंकरेजमेंट मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।